ये आकाशवाणी है। ये समय है हिंदी नाटक का। आइए सुनते हैं नाटक एक अंतहीन द्वंद्व। इस नाटक के लेखक हैं संतोष कुमार सोनी। असीम सुख और आनंद की चाहत के साथ हम सबने जीवन की शुरुआत की है, जब से हमने होश संभाला है। और अभी और इस अंतहीन जिजीविषा और मीमांसा के साथ अपने आप को जीवन पथ पर अग्रसर होता पाया है। मुश्किलात तब शुरू हो जाती हैं जब सामाजिक विकारों, विवशताओं के थपेड़े लगने लगते हैं। आगे बढ़ने को ललायित हर कदम मानव निर्मित बाधाओं, परेशानियों से टकराते हैं। तलुए अमानवीय दृष्टिकोण, कुसंस्कृतियों, अव्यवस्थाओं से लहूलुहान होने लगते हैं। कुल मिलाकर गतिहीनता का अदृश्य आगोश जीवन आधार को गर्त की ओर मोड़ने लगता है। यहीं से बीजारोपण होता है आंतरिक और बाह्य द्वंद्वों के एक अंतहीन सिलसिले का। ऐसे ही द्वंद्वों से जूझता जीवन पथ का एक उत्साही राहगीर है विजय, जो मानवीय चेतना शक्ति को झंकृत करने का सफल असफल प्रयास कर रहा है। कोई है? नेहा, नेहा। आती हूँ बाबा। अरे निधि, तुम कब आई? कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। तुम्हारे भैया हैं क्या घर पर? हाँ भाभी जी। नहीं निधि भटनागर। तुम फिर शुरू हो गई। अच्छा, मैं जाती हूँ। क्यों, भैया से नहीं मिलना है क्या? अरे नाराज मत हो भाभी जी। नहीं निधि, लेकिन तुम्हें भाभी कहने में हंसी क्या है? आज नहीं तो कल भाभी तो कहना ही पड़ेगा। अब बोल हर्ष की बच्ची, आने दे विजय को। ओ प्लीज भाभी। निधि, बात छोड़ना प्लीज। अच्छा जाओ, माफ किया। अरे नेहा, वो प्रकाश आया था। कौन प्रकाश? अरे वही जो हमारे पड़ोस में रहता है। किसी नेहा वर्मा को पूछ रहा था। मैंने कह दिया मैं नहीं जानती। क्यों, तू जानती है क्या उसे? कहीं तुझे ही तो नहीं पूछ रहा था? हाँ, नहीं, मैं नहीं जानती किसी प्रकाश को। पता नहीं किस प्रकाश। आज तेरे भैया से जाकर पूछ लेती हूँ, फिर पता चल जाएगा कौन प्रकाश। भाभी की बच्ची। भैया को सब मालूम है, उन्होंने ही तो उसे पसंद किया है भाभी। सच क्या? फिर भाभी। हाँ भाभी। लेकिन ये विजय साहब है कहाँ? उनका तो कहीं पता ही नहीं चलता। मुझे विजय से कुछ जरूरी नोट्स चेक कराना था। एमए का अंतिम साल है ना। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत जरूरी नोट्स चेक कराना है। अच्छा निधि, सच बताना, तुम विजय भैया को बहुत चाहती हो ना? ये तुमसे किसने कहा? वो तो मैं बस अपनी पढ़ाई लिखाई, मतलब कि। बेचारी, नोट्स कहाँ है निधि? अरे हाँ, वो तो, ओहो, मैं भूल ही आई घर पर। अरे नेहा, जरा सुनना तो। अरे निधि, तुम कब आई? अच्छा निधि, मैं चलती हूँ। निधि, मैंने पूछा तुम कब आई? जब तुमने देखा। अब चुप क्यों हो? इतने दिनों बाद मिले हो, फिर भी कोई बात नहीं। मुझे कोई बात नहीं करनी। रहा सवाल इतने दिन कहाँ रहा, तो ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। अच्छा, अब चलो यहाँ से। लेकिन कहाँ? कहीं भी। तुम चलो तो सही। घर में पड़े पड़े पता नहीं कैसे होते जा रहे हो। लेकिन कुछ नहीं। चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। आओ यहाँ पार्क में बैठते हैं। विजय, उधर देखो, वो अधखिला गुलाब।
कितना सुंदर दिख रहा है। और वो झूमते हुए नीलगिरी के वृक्ष को देखो, किस तरह हवा के झोंकों से डोल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को छूना चाहते हो। विजय, विजय, कहाँ खो गए? हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? विजय, तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम इतने शुष्क क्यों होते जा रहे हो? क्या अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, या तुम मुझसे दूर भागना चाहते हो? नहीं निधि, नहीं। तुमसे भागकर मैं भला कहाँ जा सकता हूँ? एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल का दर्द कह तो सकता हूँ। एक तुम ही हो जिसके दामन में सिर रखकर मैं अपने गमों के बोझ का एहसास तो कम कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ विजय, इस समय तुम कितने अकेले हो, लेकिन तुम्हें इतना विचलित होते मैंने कभी नहीं देखा। तुम ही तो कहा करते थे कि संघर्षों का दूसरा नाम ही जीवन है, और आज स्वयं। हाँ निधि, मैं ही कहा करता था, और आज भी मैं संघर्षों से नहीं घबराता, किंतु शनैः शनैः सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। पिताजी मुझे ही दोषी मानते हैं। माँ कुछ कहती नहीं, लेकिन उनकी आंखों में आशाओं का बुझता हुआ दिया जब मैं देखता हूं, तो मेरी आत्मा पर हजारों घन एक साथ बरस पड़ते हैं। दोस्त, यार, भाई बहन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है। कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं। मैं हूँ विजय, हाँ, मेरी ओर देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं जानता हूं निधि, तुम हमेशा मेरे साथ थी, लेकिन तुम कब तक मेरा इंतजार करोगी? जिंदगी की आखिरी सांस तक। कहना आसान है, लेकिन बेकारी और भूख से कोई नहीं जुड़ना चाहता। और फिर मेरे पास है ही क्या? अब उसी दिन की बात ले लो, मैं इंटरव्यू देकर घर लौट रहा था। माँ, खाना लगा दो। आ गए बेटा? क्या हुआ? कैसा रहा इंटरव्यू? नौकरी तो मिल जाएगी ना? अरे मैं भी कैसी माँ हूँ। लड़का थका मांदा लौटा है और आते ही मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि लड़के ने सुबह से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। नेहा, अरे नेहा बेटी। आई माँ। अरे आ गए भैया, कैसा रहा इंटरव्यू? नेहा जा जरा विजय के लिए खाना तो लगा दे। अच्छा माँ, मैं अब भी आई। बाबूजी कहाँ हैं माँ? अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। तुम्हें पूछ रहे थे। कोई शर्मा जी है उनके दोस्त, तुम्हें मिलने को कह रहे थे। लो भैया, खाना खा लो। ये क्या है नेहा, आज भी वही दाल रोटी और प्याज? सब्जी क्यों नहीं बनाई? आजकल तुम्हें भी खाना बनाने में कष्ट होने लगा है। जो होगा वही तो बनेगा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं बेटा, आज ना तेरे पिताजी बाजार नहीं गए थे ना, इसलिए सब्जी नहीं आई। क्यों झूठ बोलती हो माँ? सच नहीं कह सकती? पिताजी के पास फूटी कौड़ी नहीं बची इस महीने, सब्जी कहाँ से आएगी? और फिर? हाँ नेहा, जिस घर में बेटा डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में भटक रहा हो, उस घर में खाना बन जाता है, ये क्या कम है? अच्छा, अब पहले जो कुछ भी है वो खा लो, फिर बातें होगी। जा नेहा, पानी तो लेके आ। विजय, क्या हुआ बेटा? खाना क्यों छोड़ दिया? भूख नहीं है माँ, रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, वहीं भरपेट नाश्ता कर लिया था। विजय, मैं तेरी माँ हूँ, मैं खूब जानती हूँ तूने किस दोस्त के यहाँ खाया होगा। लगता है आज भी तेरा काम नहीं बना। कैसे बनेगा माँ? जिस नौकरी के लिए भी जाता हूँ, अनुभव और सिफारिश दोनों ही नौकरी देने वालों के हाथ बांध देते हैं, और हाथ आई नौकरी किसी सिफारिशी उम्मीदवार की झोली में चली जाती है। ना बेटा ना, निराश नहीं होते। तुम निराश हो जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो टूट ही जाएंगे ना। टूटना तो हमारी नियति है माँ, कभी कभी तो जी करता है। माँ, पिताजी बुला रहे हैं। अच्छा, तू चल, मैं अभी आती हूँ। अच्छा बेटे, मैं जाती हूँ, नहीं तो तेरे बाबूजी यहीं आ जाएंगे। अब तुम ही बताओ निधि, बाबूजी मुझसे बात नहीं करते। नेहा, वो तो अभी बच्ची है, लेकिन उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, और इन सब का केंद्र बिंदु हूं मैं एक बेकार और नकारा आदमी। क्या अब भी तुम इस
ऐसे आदमी से जुड़ना पसंद करोगी? हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास सारी क्षमताएं हैं। ऐसे इंसान के साथ जुड़कर अगर दुख भी झेलने पड़े तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। और यदि कुछ भी नहीं तो ईश्वर के दिए हुए 2 हाथ तो है तुम्हारे पास। हाँ हाँ, ये 2 हाथ जिनसे मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकता। जी तो करता है कि काट कर फेंक दूं अपने निकम्मे और निठल्ले हाथों को, जो किसी का सहारा नहीं बन सकते। विजय। हाँ निधि, हाँ, कभी कभी जी करता है फाड़ कर फेंक दूं अपनी डिग्रियों को, जो कर्ज है मुझ पर मेरे परिवार का, जिनसे मैं अपने माँ बाप और भाई बहन किसी के अरमानों को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन तुम तो कहा करते थे शिक्षा और ज्ञान केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होते। लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त इस समाज के ठेकेदार अफसरशाह योग्य व्यक्तियों का हक छीनकर अयोग्यों में बांटते चले जाते हैं। क्या ये नैतिक सीमाओं की परिधि में आता है? ऐसे में मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान नकारा साबित हो जाते हैं। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? जी तो करता है कि ऐसे समाज की नींवें हिलाकर रख दूं, आग लगा दूं इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को। व्यवस्था के प्रति तुम्हारा यह आक्रोश कुछ हद तक तो सही है, लेकिन इससे होगा क्या? एक प्रकार से तो हम सभी दोषी हैं। हम भी उसी व्यवस्था की एक कड़ी बनना चाहते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या इसके लिए मैं दोषी हूं या मेरे परिवार द्वारा की गई आशाएं और अपेक्षाएं? बोलो। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। कैसे छोड़ दूं निधि? घर जाता हूं तो वही तनावों के झंझावात से मेरी आत्मा में हजारों नश्तर एक साथ चुभते हैं। और बाबूजी, उन्होंने तो उस दिन सारा दोष मेरे ही माथे पर मढ़ दिया। अपने कमरे से बाबूजी और मां की तकरार मुझ में स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। आ गया तुम्हारा लाडला, मिल गई नौकरी। जाओ, उतारो आरती, जाओ। तुम क्यों पीछे पड़े रहते हो? आखिर कौन सा अपराध किया है जो तुम हमेशा जली कटी सुनाते रहते हो हम माँ बेटे को? अरे असल में अपराधी तो मैं हूँ। मैं तो बैरी हूँ उसका। पढ़ाया लिखाया, जितना मुझसे बन सकता था उतना मैंने किया। अरे अब और क्या करूं? जान दे दूं? अरे अब मैं ठहरा साधारण स्कूल मास्टर, पेंशन के सहारे किसी तरह घर की गाड़ी को खींच रहा हूँ। और साहबजादे हैं कि अब बस भी करो, कई बार सुन चुकी हूँ तुम्हारी ये बातें। आखिर बेटा है हमारा, देर सवेर नौकरी मिल ही जाएगी। और यदि नौकरी नहीं मिलती तो उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? गलती? अरे उसकी नहीं, गलती मैंने की है, जो रूखी सूखी खाकर भी उसे वो सारी सुविधाएं दी जो एक बाप अपने बेटे को दे सकता था। मगर बदले में क्या मिला? अरे दोनों बेटियां सयानी हो चुकी हैं, उनकी चिंता मुझे अलग दीमक की तरह खाए जा रही है। तो तुम क्या समझती हो, उसे इन बातों का एहसास नहीं? यदि उसे इन्हीं बातों का एहसास होता ना तो यूं हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहता। तो क्या करे? चोरी करे या डाका डाले? ट्यूशन तो वो भी करता है, रोज किसी न किसी जगह अर्जी भी भेजता रहता है। एक ही जोड़ी अच्छे कपड़े हैं बेचारे के पास, लेकिन उसने अपने लिए। हाँ, मुझे मालूम है कि उसने नेहा के लिए कपड़े खरीद दिए। अरे तो कोई एहसान नहीं किया है, छोटी बहन है, उसके लिए भी तो उसका फर्ज बनता है। अच्छा, मैं जाती हूँ, देते रहो भाषण। जब देखो भाषण। भाषण। निराशा के ये बादल अधिक दिनों तक नहीं रहेंगे विजय। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। अरे ये कौन? मिल गए डॉक्टर बाबू, मिल गए। आप यहाँ बैठे हैं? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। डॉक्टर बाबू जल्दी चलिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो मर जाएगा। जल्दी चलिए। मेरा हाथ छोड़ो रामधन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। झूठ बोलते हो तुम। तुम डॉक्टर हो।
तुम सब झूठे हो। डॉक्टर साहब, देखो 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 डॉक्टर साहब, हमारा एक ही लड़का है डॉक्टर साहब। बहुत दूर से आए हैं हम, 5 कोस दूर से आए हैं। वहां कोई डॉक्टर नहीं है। हमारा बेटा 3 दिन से बुखार में तप रहा है डॉक्टर बाबू। वो तो आंख भी नहीं खोलता है बाबू। वहां कौन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब, चलो 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 जल्दी चलो। देखो रामधन, मैं डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टर साहब आएंगे तो मैं भेज दूंगा। अब जाओ, तुम जाओ यहां से। भेज दोगे डॉक्टर साहब? सच सच सचमुच भेज दोगे? ठीक है, तुम भेज देना, डॉक्टर बाबू को भेज देना। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं खुद लेकर आऊंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूं। अब मैं जाता हूं। लेकिन बुधवा तो कहता था। झूठ बोलता था वो। जानते हो वो क्या कहता था? कहता था यहां कोई डॉक्टर नहीं आएगा। देहात है ना। तुम भेज देना। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूं। मेरा बेटा अकेला है ना, उसकी मां भी नहीं है, मर गई है। उसकी मां मर गई। मैं जाता हूं। अब जाओ रामधन, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, लेकिन बुधवा तो कहता था मेरा बेटा मर गया है। झूठ बोलता है वो। झूठ बोलता है वो। पर वो तो नहीं, झूठा है वो। हमारे गांव में डॉक्टर जरूर आएगा, मैं ले जाऊंगा। मेरा बेटा नहीं मरेगा, तुम सब मरोगे। तुम सब मरोगे। वो बुधवा भी मरेगा। सब मरेंगे। सब मरेंगे। सब मरेंगे। सब मरेंगे। कौन था विजय? ये रामधन? हाँ, रामधन यहां से 25 किलोमीटर दूर मेरे ही गांव का रहने वाला है। इसका लड़का बहुत बीमार था और उस गांव के आसपास कहीं कोई डॉक्टर नहीं था। ये आया था डॉक्टर को बुलाने के लिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर वहां जाने को तैयार नहीं हुआ और तेज बुखार ने इसके इकलौते बेटे की जान ले ली। अपने लड़के की लाश को देखते ही ये पागल हो गया और तब से किसी भी आदमी को डॉक्टर समझकर उससे अपने लड़के को बचाने को कहता है। काश उस गांव में कोई डॉक्टर होता तो शायद रामधन का बेटा बच जाता। लेकिन गांव देहात में तो कोई रहना ही नहीं चाहता। तुम भी? मैं क्या करूंगा गांव में रहकर? और क्या मेरे रहने से रामधन का बेटा जी उठेगा? ओफो, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, याद आया, एक बार तुमने मुझसे कहा था गांव में तुम लोगों के पास 5-7 बीघा जमीन भी है। हाँ है, लेकिन पिताजी जब से गांव छोड़कर शहर आए हैं तब से साल 2 साल में कभी एक आध बार देखने चले जाते हैं। लेकिन जमीन से मेरी नौकरी या परेशानियों का क्या संबंध? संबंध हो सकता है। एक बात कहूं, तुम खेती क्यों नहीं करते? खेती? निधि, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? खेती और मैं? क्यों? क्या तुम मेहनत नहीं कर सकते? इसमें तो मुझे हंसने जैसी कोई बात नहीं लगती। तुम जानती हो, मैं बचपन से आज तक सिर्फ 4 बार ही गांव गया हूं और फिर मैं खेती का सिर पैर तक नहीं जानता। इसमें जानने लायक क्या है? कहीं तुम्हारी डिग्रियां तो आड़े नहीं आ रही? नहीं निधि, ये बात नहीं। तो फिर ऐसा करो, गांव चले जाओ। सच विजय, गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी महक, लहलहाते खेत, पेड़ों की लंबी कतारें, दूर आकाश को छूते हुए पहाड़ कितने सुंदर लगते हैं। क्या मैं वहां रह सकूंगा? क्यों नहीं रह सकते हम? सोचो, घनी अमराई की छांव। तुमने 7 रंगों वाला इंद्रधनुष देखा है कभी? मैंने देखा था। 12 वर्ष तक मैं गांव में ही थी। मैंने देखा है ढलता हुआ सूरज,
और बदलियों के बीच सतरंगी इंद्रधनुष कितना प्यारा लगता है। हम उन 7 रंगों को अपने में समेट लेंगे विजय। हाँ निधि, शायद मेरी किस्मत में तुम्हारे सपनों का सुनहरा इंद्रधनुष ही है। यदि तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारा दामन उगते हुए सूरज के लालिमा से भर दूंगा। हाँ निधि, तुम ढलते हुए सूरज के साथ हो, किंतु लोगों को मात्र भ्रम होता है। सूरज कभी नहीं ढलता, यहां डूबता है तो कहीं दूर फिर रात के अंधेरे को चीर कर सवेरा लाता है। विजय, वो देखो आसमान लाल हो रहा है, लगता है जैसे इंद्रधनुष दिखेगा। क्या कहा? विजय गांव जाना चाहता है, खेती करेगा? हाँ, कह रहा था जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक गांव में रहकर खेतों में काम करेगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? गांव में क्या रखा है? और फिर क्या मैंने उस नालायक को इसलिए इतनी डिग्रियां दिलवाई हैं कि वो गांव जाकर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दे? नहीं, उसे कहो वो गांव नहीं जाएगा। मैं गांव जाऊंगा बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? गांव जाकर खेती करूंगा। गांव जाएंगे, खेती करेंगे? तुम्हें कहीं नहीं जाना। मैंने तुम्हें शर्मा जी से मिलने को कहा था, उनसे मिलने को तुम्हारे पास समय कहां है? मैं गया था उनके पास, उनके स्कूल में एक जगह खाली है, लेकिन मैं वो नौकरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्या इसी तरह मुफ्त की रोटियां तोड़ने का विचार है? नहीं, लेकिन किसी की बंधुआ मजदूरी करना मुझे गंवारा नहीं है बाबूजी। क्या मिट्टी खोदने वाले से भी सस्ता है पढ़ा लिखा मजदूर? अरे कम से कम मजदूरी करने वाला भी 200 रुपया रोज कमा लेता है, लेकिन जानते हैं मेरा वेतन कितना देंगे वो? 3000 रुपया महीना, यानी 100 रुपया रोज। अरे इतना ही ध्यान है तो क्यों नहीं मिलती 20,000 रुपए वाली नौकरी? कुछ भी हो, लेकिन मैं अपना इस प्रकार शोषण नहीं होने दूंगा। एक MSc पास मजदूर इतना सस्ता नहीं है। मुझे नहीं करनी नौकरी, नहीं बनना मुझे किसी का बंधुआ मजदूर। विजय, तुम चुप हो जाओ। देख लिया, ये कल का लड़का कैसे जुबान लड़ाता है। मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूं बाबूजी, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आप सबका? हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ हूं। रहा सवाल डिग्रियां दिलवाने का, तो ये रही डिग्रियां, रख लीजिए। और सुनिए, मैं आज ही गांव जा रहा हूं, गांव जा रहा हूं मैं। कहां जा रहे हो बेटा? रुक जाओ, ठहर जाओ बेटा। उसे जाने दो विजय की मां, ये तूफान अब नहीं रुकने वाला। उसके अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है, वो अब फूटे बगैर नहीं रहेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बेटा घर से चला जा रहा है और तुम कहते हो उसे रोको, उसे रोको। उसे अब मैं नहीं रोक सकता। उसके अंदर जो तूफान है उसे मैं नहीं रोक सकता। वो गांव जाएगा और जरूर जाएगा। उसके हृदय में जागृति के सपनों की स्पष्ट चमक है। वो अन्याय और शोषण के विरुद्ध जागृति पैदा करेगा। उसे जाने दो, उसे जाने दो। मैं गांव जा रहा हूं। गांव? क्यों? वहां क्या करोगे भैया? गांव जाकर खेती करूंगा और अपनी बहना की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करूंगा। और नौकरी नहीं करोगे? नहीं। और पिताजी? मैं अब और अधिक बोझ नहीं बनना चाहता नेहा। मैं भी चलूंगी भैया तुम्हारे साथ। नहीं, अभी नहीं। अपनी पढ़ाई पूरी करो, और फिर अभी तो मेरा ही ठिकाना नहीं है। तुम्हें कहां ले जाऊंगा? टूटा सा एक पुराना मकान है। और भैया निधि से नहीं मिलोगे? जाते समय मिल लूंगा। लो, मैं स्वयं आ गई। कहाँ जा रहे हो? गांव। भैया मैं अभी आई। सच? पिताजी मान गए? नहीं। लेकिन विजय, मुझे नहीं ले चलोगे? नहीं। क्यों? किस अधिकार से ले जाऊं मैं तुम्हें? तुम्हारा मुझ पर पूरा पूरा अधिकार है। ये तुम समझती हो, लेकिन तुम्हारी माँ और पिताजी? माँ और बाबूजी को मैं मना लूंगी। लेकिन क्या इस तरह तुम्हें अपने साथ ले जाना उचित होगा? समाज और दुनिया को वो क्या जवाब देंगे? नहीं निधि, उनके विश्वास और भावनाओं का अनादर न तो मैं कर सकता हूं और ना ही तुम्हें करने दूंगा। लेकिन तुम अकेले ही इस राह पर चल दोगे, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। मैं अकेला कहां हूं? तुम्हारी भावनाएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तुम तो मेरे संघर्षों की संगिनी हो।
तुम मेरी प्रेरणा हो, परंतु मैं इतना स्वार्थी या शक्तिहीन भी नहीं हूं कि अपनी लड़ाई स्वयं न लड़ सकूं। मैं जानती थी कोई न कोई तर्क देकर तुम मुझे खामोशी कर दोगे। नहीं पगली, ये तर्क नहीं, वास्तविकता है। और फिर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह जाए। गांव जाकर मुझे केवल अपनी भूख की लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे संघर्ष करना है। रामधन जैसे लोगों के लिए मैं वहां जाकर रहना चाहता हूं। ऐसे बीज बोना चाहता हूं जो समाज और व्यवस्था की मजबूत दीवारों को ढहा दें। वो देखो, आसमान लाल हो रहा है। हाँ, लेकिन आज आसमान अधिक सुर्ख है। और वो देखो, इंद्रधनुष भी है, लेकिन आज इसके 7 रंग बहुत गहरे हैं। कितना विचित्र है ये, मुझे तो डर लग रहा है। ये किसी कवि के सपनों का सतरंगी इंद्रधनुष नहीं है निधि, ये हमारे सपनों का इंद्रधनुष है। मुझ जैसे लाखों विजय और निधि के सपनों का इंद्रधनुष है। हम इनके रंगों को और गहरा करेंगे, इतना गहरा कि इसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया जाएं। हाँ विजय, हाँ, लगता है एक नया द्वंद्व हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। इस द्वंद्व के साथ हम जीवन के किस मोड़ पर पहुंचेंगे, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। क्यों 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 एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में कुछ नहीं कह सकता? हमने पैदा किया है ये द्वंद्व, और हम ही अब किंग कर्तव्य विमूढ़ है। शायद इस द्वंद्व के लिए एक और द्वंद्व की आवश्यकता है। द्वंद्व और द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व। अभी आप सुन रहे थे नाटक एक अंतहीन द्वंद्व। इस नाटक में प्रस्तुति सहयोग दिया था विजय सिंह राजपूत ने, लेखक संतोष कुमार सोनी, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर रिशु। जिन कलाकारों ने इस नाटक में भाग लिया उनका पात्र सहित परिचय कुछ इस प्रकार है। विजय शशि शेखर सिन्हा, पिता विजय मदनानी, मां सोनालिनी शर्मा, विजय की बहन नेहा मनीषा अंदुलकर, विजय की प्रेमिका निधि मुक्ता रानाडे। पागल रामधन की विशेष भूमिका में थे महेश तिवारी, सूत्रधार सैमसन मानवटकर। ये नाटक आकाशवाणी नागपुर में तैयार एवं प्रस्तुत किया गया।